सोचिए, एक देश सैकड़ों साल की गुलामी के बाद आजाद हुआ। अब उसे अपनी किस्मत खुद लिखनी थी। ये हाल था 1947 में भारत का। और तब से लेकर आज तक भारत ने अर्थव्यवस्था के दो बिल्कुल अलग, बिल्कुल बड़े प्रयोग किए हैं। इस सफर में हम यही दो कहानियां देखेंगे, कैसे एक बंद दरवाजों वाली अर्थव्यवस्था से हम दुनिया के लिए दरवाजे खोलने तक पहुंचे। तो इस पूरे सफर को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले एक प्लान्ड इकोनॉमी की शुरुआत कैसे हुई, फिर 1991 का वो बड़ा आर्थिक संकट जिसने सब कुछ बदल दिया, उसके बाद आई नई आर्थिक नीति, और आखिर में इन सब का आज के आम भारतीय कर्मचारी पर क्या असर पड़ा है। तो कहानी शुरू होती है 1947 से। आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन असली चुनौती तो अब सामने थी। इतने बड़े, गरीब और बंटवारे से टूटे हुए देश की अर्थव्यवस्था को कैसे खड़ा किया जाए। ये सिर्फ एक नीति का फैसला नहीं था, ये भारत के भविष्य का सवाल था। और उस वक्त की सोच पहली पंचवर्षीय योजना की इस लाइन में कितनी साफ दिखती है। देखिए, मकसद सिर्फ जीडीपी बढ़ाना नहीं था, मकसद था हर एक इंसान को एक बेहतर, एक अच्छी जिंदगी जीने का मौका देना। यही था शुरुआती भारत की आर्थिक सोच का मूल विचार। देखिए, उस दौर में ना दुनिया आर्थिक तौर पर दो खेमों में बटी हुई थी। एक तरफ था अमेरिका वाला पूंजीवादी मॉडल, जहां बाजार तय करता है कि क्या बनेगा और कितने में बिकेगा, और दूसरी तरफ था सोवियत संघ वाला समाजवादी मॉडल, जहां सब कुछ सरकार के हाथ में था। हमारे पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इन दोनों के बीच का कोई रास्ता चाहते थे। और इसी मध्यम मार्ग की सोच से निकली भारत की मिश्रित अर्थव्यवस्था। मतलब ये कि सरकार ने भारी उद्योगों और बुनियादी ढांचे जैसे बड़े क्षेत्रों को अपने पास रखा, लेकिन निजी व्यापार को भी काम करने का पूरा मौका दिया। और इसी पूरे प्लान को आगे बढ़ाने के लिए 1950 में बनाया गया योजना आयोग। तो अगले 40 साल तक भारत का पूरा आर्थिक प्लान इन 4 मुख्य लक्ष्यों के आसपास ही घूमता रहा। पहला, विकास यानी देश की तरक्की। दूसरा, आधुनिकीकरण, नई तकनीक लाना। तीसरा, आत्मनिर्भरता। और चौथा, समानता यानी अमीर गरीब का फर्क कम करना। हर पंचवर्षीय योजना इन्हीं लक्ष्यों को हासिल करने की एक कोशिश थी। तो इस पहले प्रयोग का नतीजा क्या रहा? कुछ चीजें तो जबरदस्त हुईं, जैसे हरित क्रांति, जिसकी वजह से हम खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर हो गए। पर इसके साथ एक बहुत बड़ी समस्या भी आई, जिसे कहते हैं परमिट लाइसेंस राज। मतलब ये कि हर छोटे बड़े काम के लिए सरकारी इजाजत चाहिए थी। इससे हुआ क्या? भ्रष्टाचार बढ़ा, काम अटके और देश की प्रगति धीमी हो गई। अब ये जो छोटी छोटी अकुशलताएं थी ना, ये धीरे धीरे एक बड़े तूफान को जन्म दे रही थीं। और 1990 का दशक आते आते भारत की नियोजित अर्थव्यवस्था की नींव हिलने लगी थी। सवाल अब ये था कि क्या ये पूरा सिस्टम ढह जाएगा? इस संकट की जड़ें 1980 के दशक में ही जम चुकी थीं। हो क्या रहा था कि सरकार का खर्चा उसकी कमाई से कहीं ज्यादा था। सरकारी कंपनियां घाटे में थीं, ऊपर से विदेशों से भारी कर्ज ले रखा था। ये सब मिलकर देश को ऐसी स्थिति में ले जा रहा था जहां हम दिवालिया हो सकते थे। संकट कितना बड़ा था, इसका अंदाजा इसे एक बात से लगाया जा सकता है। 1991 में भारत के पास विदेशी मुद्रा यानी डॉलर वगैरह सिर्फ इतने बचे थे कि हम मुश्किल से 2 हफ्ते का आयात बिल चुका सकते थे। सोचकर देखिए, सिर्फ 2 हफ्ते का पेट्रोल। देश सच में डिफॉल्ट करने की कगार पर था। ऐसे हालात में भारत को विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से मदद मांगनी पड़ी। लेकिन ये मदद मुफ्त नहीं थी। इसकी कुछ कड़ी शर्तें थीं, जैसे अर्थव्यवस्था को उदार बनाना होगा, निजी क्षेत्र पर से बंदिशें हटानी होंगी और सरकारी भूमिका कम करनी होगी। मूल रूप से अपने बाजार को दुनिया के लिए खोलना होगा। और उस वक्त सच कहें तो हमारे पास इन शर्तों को मानने के अलावा कोई चारा ही नहीं था। और इसी संकट की आग से जन्म हुआ भारत के दूसरे और शायद सबसे बड़े आर्थिक प्रयोग का। 1991 में जो नई आर्थिक नीति आई, उसने भारत की अर्थव्यवस्था की तस्वीर हमेशा हमेशा के लिए बदल दी। इस नई नीति का पहला स्तंभ था उदारीकरण। इसका सीधा सा मतलब था लाइसेंस राज का अस्तित्व खत्म करना। अब व्यापार करने के लिए, नई फैक्ट्री लगाने के लिए सरकारी बाबुओं के चक्कर काटने की जरूरत नहीं थी। नियमों को आसान बनाया गया। दूसरा बड़ा कदम था निजीकरण, यानी जो सरकारी कंपनियां लगातार घाटे में चल रही थीं, उनमें से सरकार ने अपनी हिस्सेदारी बेचनी शुरू कर दी। विचार ये था कि निजी प्रबंधन आएगा तो कुशलता बढ़ेगी और ये कंपनियां आगे जाकर मुनाफा कमाएंगी। इसी प्रक्रिया को विनिवेश भी कहा जाता है। और फिर आया तीसरा
और सबसे क्रांतिकारी कदम, वैश्वीकरण। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था के दरवाजे पूरी दुनिया के लिए खोल दिए। विदेशी कंपनियों को भारत में निवेश करने की छूट मिली और भारतीय कंपनियों को भी पूरी दुनिया में व्यापार करने का मौका मिला। आज हम जो आईटी बूम देखते हैं, जो आउटसोर्सिंग उद्योग देखते हैं, वो सब इसी वैश्वीकरण का नतीजा है। ये टाइमलाइन साफ दिखाती है कि 1991 के बाद चीजें कितनी तेजी से बदलीं। एक के बाद एक सुधारों ने पुराने बंद सिस्टम की दीवारों को तोड़ दिया और देखते ही देखते भारत वैश्विक आर्थिक मंच पर एक बड़ा खिलाड़ी बनकर उभरा। लेकिन इन बड़ी बड़ी नीतियों और जीडीपी के आंकड़ों के पीछे एक आम भारतीय की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? क्या उसकी नौकरी, उसकी जिंदगी बदली? क्या उसका भविष्य सुरक्षित हुआ? अब हम कहानी के इस मानवीय पक्ष को देखेंगे। देखिए, ये आंकड़े खुद ही पूरी कहानी बता रहे हैं। सुधारों के बाद भारत की जीडीपी विकास दर ने जो रफ्तार पकड़ी, वो कमाल की थी। ये टेबल साफ साफ दिखा रहा है। 1980 के दशक में जहां हम 5.6% पर थे, 2007-12 तक हम 8.2% पर पहुंच गए। और इस तेज गति वाली वृद्धि का इंजन कौन था? हमारा सेवा क्षेत्र। लेकिन इस चमकती हुई तस्वीर का एक स्याह पहलू भी था। जीडीपी तो रॉकेट की तरह ऊपर जा रही थी, पर उस रफ्तार से नौकरियां पैदा नहीं हो रही थीं। अर्थव्यवस्था की रफ्तार और रोजगार सृजन की रफ्तार के बीच का ये अंतर नए भारत की सबसे बड़ी चुनौती बन गया। अर्थशास्त्री इस घटना को कहते हैं जॉबलेस ग्रोथ। सीधे शब्दों में, अर्थव्यवस्था तो बढ़ रही है, देश अमीर हो रहा है, लेकिन उतनी नौकरियां नहीं बन रही हैं जितनी बननी चाहिए। ज्यादा उत्पादन पर पर्याप्त रोजगार नहीं। तो सवाल उठता है, आज भारत का कार्यबल आखिर करता क्या है? ये चार्ट एक बहुत ही दिलचस्प तस्वीर दिखाता है। आधे से ज्यादा लोग, 52%, स्वनियोजित हैं, मतलब किसान, छोटे दुकानदार या अपना कोई काम करने वाले लोग। और लगभग 25% लोग, यानी चौथाई हिस्सा, दिहाड़ी मजदूर हैं, जिन्हें आज काम मिला, कल का कोई भरोसा नहीं। लेकिन अब जो आंकड़ा सामने आ रहा है वो शायद सबसे चौंकाने वाला है। भारत के कुल कार्यबल का 94% अनौपचारिक क्षेत्र में काम करता है। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि देश के ज्यादातर लोगों के पास ना तो नौकरी की सुरक्षा है, ना पीएफ, ना पेंशन, ना ही कोई स्वास्थ्य बीमा। वो पूरी तरह से असुरक्षित हैं। और यहीं आकर हम एक बहुत बड़े सवाल पर रुक जाते हैं। जब एक अर्थव्यवस्था बढ़ तो रही है, लेकिन उसकी ज्यादातर नौकरियां असुरक्षित हैं, तो फिर विकास का असली मतलब क्या है? अगर तरक्की लोगों को एक सुरक्षित जीवन नहीं दे पा रही, तो आखिर ये तरक्की है क्या? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब ही आने वाले भारत का भविष्य तय करेगा।